चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना है, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मैंने उसको मैंने उसको देखा, जब जब देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों। आइएगा पढ़ाई का संगम चैनल पर सभी साथियों का पुनः स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हिंदी वर्णमाला से ही है, जिसमें आपको बताया गया था कि इनके उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे कैसे इनका बंटवारा किया जाता है। इन्हीं स्वरों की गणना हम आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो हमारा सवाल होगा पहला कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर साथियों? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। अब यहाँ सवाल होता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। अर्थात उत्पत्ति का मतलब होता है उसका उद्गम कैसे हुआ, क्यों आया, क्या ये अपना आधार अलग बनाया था। हिंदी वर्णमाला में जब स्वरों की उत्पत्ति होती है तो अलग अलग केंद्रों से होती है। मैंने आपको पहले बताया था, उसी क्रम को मैंने आगे आज लाया है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं। पहला हमारा स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर। हमारा पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा हमारा क्या है साथियों? तीसरा हमारा क्या है? संयुक्त स्वर। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की किसके आधार बताया गया है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते? 3। अब देखिएगा ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है छोटा। अर्थात छोटा का मतलब क्या है? यहाँ मात्राओं से है। यहाँ क्या है? मात्राओं से है। अर्थात इनका जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? छोटा। अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए हमारे मुख के निम्न स्तर से, निचले स्तर से एक मात्रा का समय लेकर उच्चरित होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब आइए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं इसको भी देखते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रे, यही हमारे क्या है? 4 ह्रस्व। इन्हें ही क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे कितनी? 4। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी आप बताएंगे कितना? 4। इसी क्रम में हम आते हैं दीर्घ सम क्या है। जो दीर्घ आपका स्वर है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? बड़ा। बड़ा या 2 मात्रा का स्वर। बड़ा या 2 मात्रा का स्वर। अर्थात कहने का मतलब है कि वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख के ऊंचे भाग से बोली जाती हैं, जिनको बोलने के लिए 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं साथियों? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? ये दीर्घ होते हैं। ये क्या होते हैं? दीर्घ। इनको उच्चारण करने के लिए हमेशा 2 मात्राओं का समय लगता है। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा साथियों क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। संयुक्त मतलब होता है जो 2 ध्वनियों के योग से बनते हैं। जो 2 ध्वनियों के योग से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा। इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ है जोड़। अर्थात जो 2 ध्वनियों के योग से बोले जाते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे हम आपसे कहें ए, ऐ, ओ, औ। अब इनको देखते हैं कैसे संयुक्त माना गया है, इनको कैसे जोड़ा गया है। आप देखिएगा, छोटा आ धन छोटी ई लिखते हैं, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। फिर क्या होता है, छोटा आ धन ए जोड़ दिए, फिर क्या बन गया, आई बन गया। फिर हमने कहा छोटा आ धन छोटा ओ को जोड़े, क्या बन गया, ओ बन गया। छोटा आ धन ओ को जोड़ा तो क्या बन गया, औ बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं साथियों, 3 भेद होते हैं। तीनों का जो आधार था मैं आपको बताने का काम किया, और एक एक स्वरों को आपको अच्छे से समझा दिया गया है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा या एक मात्रा का स्वर। इसी भी क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या 2 मात्रा का स्वर, अर्थात इनका क्या होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। संयुक्त स्वर क्या होता है, जो क्या होता है, जोड़ होता है, कितने, 2 ध्वनियों का जोड़ होता है। और जब इनसे शब्द का या वर्ण का निर्माण होता है तो वही क्या होता है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जो उसमें ध्वनियाँ जुड़ती हैं, जो उसमें स्वर जुड़ता है, वही इनका निर्माण क्या होता है, संयुक्त कहलाता है। आइएगा इसी क्रम में हम आगे देखते हैं और भी क्या हमारे आधार हैं। इन आधारों को भी जानने की कोशिश की जाती है कि अगला आधार हमारा क्या होना चाहिए। अगला आधार है कि जिह्वा के स्थान पर, जिह्वा के स्थान से स्वर के भेद। अब यहां से देखना है कि जिह्वा के स्थान से स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद माने गए हैं। तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिह्वा के स्थान पे भी स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहले का नाम क्या है, अग्र स्वर, अग्र स्वर। और दूसरे का नाम क्या है, मध्य स्वर। और तीसरे का नाम क्या है, पश्च। ये 3 प्रकार का बताया गया किसके, जिह्वा के आधार। तो अग्र क्या होता है, ऐसी ध्वनियां जो जिह्वा के अगले भाग से बोली जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलने का काम करते हैं। तो जो अग्र स्वर होता है वह जिह्वा के आगे की तरफ से बोला जाता है, इसी का नाम पड़ा अग्र स्वर। अब इसमें कौन कौन सी ध्वनियां होती हैं, आप इसको भी जानिए। इसमें कौन कौन सी होती हैं, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ये क्या होती हैं, ये जिह्वा के अग्र भाग से बोली जाती है। जैसे आप भी जानते हैं कि आपका भी नामकरण होता है तो किसी न किसी गुण विशेष के कारण जो आपकी उत्पत्ति होती है, वो चाहे मानव की उत्पत्ति हो गई या आपने देखा भौगोलिक पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, इसके पीछे एक राज रहा है। उस राज को बताने के लिए विद्वानों ने और जो शोधकर्ता थे अलग अलग मत अपने प्रस्तुत किए कि धरती पहले यश थी, ऐसे थे, मानव भी ऐसा था। उसी प्रकार से जब हिंदी व्याकरण की बात आई तो लोगों ने, जो हिंदी के व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने इनके बंटवारे करने की बात कर दी। कहा नहीं, इनके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। तो जिह्वा के स्थान से स्वर के भेद आपको बताया गया 3 था। उसी में पहला हमारा अग्र, जो आपके अगले भाग से बोले जाते हैं, किसके, जिह्वा के अगले भाग से। बात आती है दूसरी हमारी, दूसरा क्या है, मध्य स्वर। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच से। मध्य का मतलब भैया क्या होता है, बीच से होता है। और जो बीच के भाग से उच्चरित होते हैं ध्वनियां, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मध्य में कौन कौन से आएंगे, एक शब्द आता है, एक स्वर आता है, क्या, आ। यही एक ऐसा स्वर है जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, आपको बताया था, उदासीन, उदासीन या शहीद स्वर भी कहते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि शहीद स्वर कौन सा है और इसका स्थान क्या है, तो ये मध्य भाग से बोला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। बात इतना ही खत्म नहीं होती है, अगले बार आते हैं पश्च स्वर। पश्च का मतलब होता है जो हमारी ध्वनियां है एकदम बैकग्राउंड के पीछे भाग से बोली जाती है। और बैकग्राउंड कौन सा होता है,
स्थान कौन सा होता है ये भी जानिएगा। यही हमारे जो कंठ है, जो मानव का कंठ है, इन्हीं के माध्यम से प्रत्येक ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान होता है, उनकी उत्पत्ति का केंद्र होता है, इन्हीं को बताने का काम किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। आपको पता होगा कि इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ विशेष तौर पे हम कैसे मानते हैं कि छोटा ऊ, तो हमने जब कहा तो एक बार स्वर को क्या अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर बीच से होते हुए तीनों किरानों का अर्थ लेती है। मतलब इसमें अग्र का भी प्रयोग किया जाता है, मध्य का भी किया जाता है और पश्च का भी किया जाता है। और क्या है, आगत वाला आपका आ हो जाएगा, एक बड़का आ भी है आप जानते हैं। फिर छोटा हम क्या करना है, ओ भी कहीं कहीं मिलता है। क्या मिलता है, ओ भी कहीं कहीं मिलता है। और भी क्या मिलता है, ओ, हमने कहा ओ। तो देखिए एक बार क्या हुआ, हमारी वाई पीछे गई, फिर आगे आई, फिर बीच से प्रकट हो गई, हमने कहा औ। तो जब औ करते हैं, औ करते हैं तो आपको औ को समझ में आ जाना चाहिए। औ का कहने का मतलब यह है औ, तो इससे ज्यादा भी मात्रा का समय लगता है। इसमें लगभग 3 मात्राओं का समय लगता है जो पश वाले होते हैं, इनमें अधिक उच्चारण करने की बात की जाती है। बात इतना ही नहीं होती है, फिर विद्वानों ने इसको कहा नहीं ऐसा नहीं है, आलोचना भी होती है। आप भी जानते हैं कि जो व्यक्ति कुछ लिखता है उसकी कमियों को दर्शाने के लिए उसके बीच बैठा कोई व्यक्ति कहता नहीं इसमें कुछ कमियां हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, और भी आते हैं विद्वान लोग, कहते हैं नहीं इसके आधार पर नहीं, और भी आधार बताने का काम करते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ओठ के आकार, क्या बताया कि ओठ के आकार के आधार पर उन्होंने बताया कि ओठ के आकार के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जब ओठ के आकार, ओठ भी हमारा महत्वपूर्ण तत्व निकालता है कि इनके भी उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, उसके भी आधार पर लोगों ने बताने का काम किया। क्या 2 प्रकार का बांटा, इन्होंने 2 प्रकार स्वर को बताया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ओठ के आकार के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा 2। पहला हमारा क्या हो सकता है, तो वृत्ताकार होता है। पहला हमारा क्या है कि वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं। वृत्त का मतलब होता है गोला। आपने मैथ में एक सवाल पूछा जाता है मैथ में, जब आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, जो मैथ के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं वृत्त क्या है। किसी केंद्र के मध्य रख करके जब उनके चारों ओर की प्रदृष्ट को निकाला जाता है उसे वृत्त कहते हैं। उसी प्रकार से स्वर की ध्वनियों को भी क्या बोला गया, वृत्त बताया गया कि इनके उच्चारण में भी क्या गोलाकार होता है। अब गोलाकार कैसे हो, वृत्त का मतलब होता है क्या, गोला। अब इसका शाब्दिक अर्थ लिखना जान, शाब्दिक अर्थ क्या होगा साथियों, गोल या गोला। अब गोल का मतलब कि ध्वनियों का गोल होता है या गोला होता है। गोल का मतलब हो गया कि ध्वनियों का गोल होना, अर्थात जो मुख हमारा है, इनके माध्यम से जो वायु बाहर निकलती है वो गोलाकार स्वरूप जब प्रकट होती है उससे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं। अब वृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं, आप भी जानते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, औ। आप उच्चारण करके स्वयं देखिएगा, आप उच्चारण करके स्वयं देखिएगा तो आपको पता हो जाएगी, रटने की बहुत जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि रटने वाली चीज व्याकरण नहीं होती। हम इसको रट लिए हिंदी की तरह, और भी भाषाओं को मैं सूत्र रट लिए, तो ये रटने की बात नहीं होता। इसका हम प्रयोग करते हैं, और जितना प्रयोग करेंगे उतना ही आपको ये बात समझ में आएगी। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको ये ज़्यादा आपके दिमाग में बैठने काम किया। इसी क्रम में दूसरा बताते हैं कि दूसरा क्या होता है, आवृत्ताकार। क्या होता है, आवृत्ताकार, अर्थात ऐसी ध्वनियां, आ का देखिए क्या है, यहाँ आ उपसर्ग लग गया है, और आ किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है, नकारात्मक अर्थ में। मतलब जिस ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने के लिए मुख क्या हो, गोलाकार न, उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ताकार बोलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कौन से हो सकते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ। इनको उच्चारण करने के लिए क्या होता है, हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, सीधी बात करने के काम करते हैं। एक बार वाई पीछे गई, फिर आगे गई, पीछे गई, फिर आगे गई, और मध्य के बीच से निकल गई। इसे साथियों कहते हैं क्या, ओठ के आधार पर स्वर के भेद। अब आपकी बात अगली आती है कि अगला जो हमारा भेद है वो किसके आधार पर किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
कि अगला आधार क्या है, उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद। अब उच्चारण क्या होता है, जिस स्थान से जिसको बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। इसके आधार पर भी क्या बताया गया है, तीन भेद बताया गया। क्या बताया गया है, तीन भेद बताया गया है। पहले का नाम हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर। दूसरे का नाम हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। और तीसरे का नाम हमारा क्या है, प्लुत स्वर। अब ये तीन प्रकार के हैं। जो आपने देखा होगा हिंदी जब व्याकरण लिखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, वैसे भी बताया गया है। और उच्चारण की दृष्टि से भी कितने बताए गए हैं, स्वर के तीन ही भेद होते हैं। ह्रस्व क्या होता है, आप जानते हैं ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, प्लुत मतलब होता है इन तीनों से अधिक जो समय का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्लुत बोलते हैं। आपने जानते होंगे कि क्या, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यही चार है। फिर दीर्घ में क्या होगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनका स्थान क्या है, दीर्घ। क्या, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। और बड़ा कैसे है, मात्राओं के आधार बड़ा है, इनके जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्या है, प्लुप्त। इसमें केवल आप जानते हैं जो ओम होता है, ओम आपने देखा होगा, ओम ऐसे लिखा जाता है, इसमें तीन मात्राएं छिपी हुई है। इसका प्रयोग वैदिक मंत्रों, उच्चारणों, नाटक के संवादों में किया जाता है। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं कल आपको अगली कक्षा के में। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं।